अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां आज भी सैकड़ों इंसानी कंकाल खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन हिमालय की 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक झील है जहां हर साल गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो मृत लोग फिर से दिखाई देने लगते हैं। कोई कब्र नहीं, कोई स्मारक नहीं, बस चारों तरफ खोपड़ियाँ, हड्डियाँ और एक ऐसा रहस्य जिसने वैज्ञानिकों को भी सालों तक उलझा कर रखा। आखिर ये लोग कौन थे? ये एक साथ यहाँ क्यों मरे? और इनकी मौत के पीछे ऐसी कौन सी घटना थी जिसने पूरे पहाड़ को एक सामूहिक कब्रिस्तान बना दिया? दोस्तों, ये कहानी है रूपकुंड लेक की, जिसे स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। साल 1942 द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। ब्रिटिश सरकार हिमालय के दूर दराज इलाकों पर कड़ी नजर रख रही थी। उन्हीं दिनों उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में एक ब्रिटिश वन अधिकारी गश्ती पर निकलता है। समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उसे एक छोटी सी बर्फीली झील दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो झील के करीब पहुंचता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। बर्फ के नीचे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। वो पत्थर नहीं थे, वो लकड़ियां नहीं थी, वो थे इंसानी कंकाल। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों। पूरी झील के चारों तरफ खोपड़ियाँ, हड्डियाँ और मानव अवशेष बिखरे पड़े थे। यह दृश्य इतना डरावना था कि शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारी को लगा कि शायद यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों का कोई गुप्त दल था जो हिमालय में मारा गया हो। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे यह थ्योरी टूटती चली गई। फिर एक नई थ्योरी आई। क्या यह किसी प्राचीन सेना के सैनिक थे या किसी धार्मिक यात्रा पर निकले तीर्थयात्री थे? लेकिन सच इन दोनों से भी ज़्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि करीब 77 साल बाद वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का डीएनए टेस्ट किया और उस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पता चला कि ये सारे लोग एक ही समय के नहीं थे। कुछ करीब 1200 साल पुराने थे, जबकि कुछ लगभग 1000 साल बाद, यानी सदियों के अंतराल। और सबसे बड़ा रहस्य भी बाकी था। इनमें से कुछ लोगों का डीएनए हिमालय या भारत से मिलता ही नहीं था, बल्कि उनकी वंशावली हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मिलती जुलती थी। आखिर यूरोप के रहने वाले लोग हिमालय की इस सुनसान बर्फीली झील तक कैसे पहुंचे और एक ही जगह इतने सैकड़ों लोग कैसे मरे? भारत का एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान ने सुलझाने की कोशिश तो की, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो गए। दोस्तों, इस रहस्य को समझने से पहले जरूरी है उस जगह को समझना जहां यह सब मिला। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक छोटी सी हिम नदी झील है, रूपकुंड। समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर। ज्यादातर समय यह झील बर्फ से ढकी रहती है। साल में सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए बर्फ पिघलती है और तभी झील के अंदर छिपा हुआ भयानक दृश्य दिखाई देता है। चारों तरफ मानव खोपड़ियाँ, हड्डियाँ और सैकड़ों कंकाल। इसी वजह से लोग इसे स्केलेटन यानी कंकालों की झील कहते हैं। लेकिन 1942 से पहले इस झील के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। रूपकुंड किसी फेमस टूरिस्ट पैलेस नहीं था। यह एक कठिन पहाड़ी रास्तों पर स्थित था, जहां पहुंचना आज भी आसान नहीं है। 1942 में एक ब्रिटिश वन अधिकारी एच.के. माधवन इस इलाके में गश्ती कर रहे थे। उसी दौरान उनकी नज़र इस झील पर पड़ी। बर्फ आंशिक रूप से पिघल चुकी थी और झील के किनारों पर उन्हें मानव अवशेष दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना ब्रिटिश प्रशासन को दी। कुछ ही समय बाद विशेषज्ञों की टीम वहां पहुंच जाती है। उन्होंने झील के पास फैले सैकड़ों मानव अवशेषों को देखा। शुरुआत में सबको यही लगा कि हाल का ही घटना होगी, लेकिन जब कंकालों की जांच शुरू हुई तो पता चला कि वे सैकड़ों साल पुराने थे। यानी यह कोई हाल की दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इतिहास के किसी भूले हुए अध्याय की निशानी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, इतनी दुर्गम और इतनी बर्फीली जगह पर आखिर इतने लोग एक साथ पहुंचे कैसे? क्या वे किसी युद्ध का हिस्सा थे, किसी राजा की सेना थे, या किसी धार्मिक यात्रा पर निकले तीर्थयात्री थे? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने इस झील के हर कंकाल, हर हड्डी और हर छोटे सबूत की जांच शुरू की।
ब्रिटिश अधिकारियों को सबसे पहले एक ही शक हुआ, क्या ये जापानी सैनिकों का कोई गुप्त दल था? उस समय जापानी सेना एशिया के कई हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं जापानी सैनिक हिमालय के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। लेकिन जब कंकालों की जांच हुई तो यह थ्योरी ज़्यादा देर टिक नहीं सकी, क्योंकि ये अवशेष द्वितीय विश्व युद्ध के नहीं थे, वे सैकड़ों साल पुराने थे। इसके बाद नई थ्योरी सामने आई, लोस्ट आर्मी थ्योरी। कुछ लोगों का मानना था कि किसी राजा की सेना के सैनिक थे जो हिमालय पार करते समय रास्ता भटक गए। यह थ्योरी सुनने में मजबूत लगती थी, लेकिन कंकालों के पास न तो हथियार मिले, न कवच, और न ही ऐसा कोई सामान जो उन्हें सैनिक साबित कर सके। इसलिए यह संभावना भी धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। फिर शोधकर्ताओं ने एक और संभावना पर ध्यान दिया, क्योंकि सदियों से इस इलाके में नंदा देवी राज जात यात्रा निकाली जाती रही है। यह भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। संभव था कि यात्रा के दौरान कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा आ गई हो, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। अगर ये लोग तीर्थयात्री थे तो इतने सारे लोग एक साथ कैसे मर गए? क्या भूख से, ठंड से, या कोई महामारी से? कुछ शोधकर्ताओं ने महामारी की संभावना जताई, लेकिन जब कंकालों की करीब से जांच हुई तो उन पर बीमारी के ऐसे स्पष्ट निशान नहीं थे जो इस थ्योरी को मजबूती से साबित कर सके। यानी एक एक करके हर शुरुआती थ्योरी कमजोर पड़ती गई। अब वैज्ञानिकों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, कहानियों पर नहीं बल्कि विज्ञान पर भरोसा करना। और जब उन्होंने इन कंकालों की आधुनिक वैज्ञानिक जांच शुरू की तो एक ऐसा सबूत मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की उम्र पता करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग किया गया, ताकि यह पता चल सके कि ये लोग किस समय के थे। रिपोर्ट से पता चला कि कई कंकाल करीब 9वीं शताब्दी के हैं, यानी लगभग 1200 साल पुराने। यह खोज पहले से मौजूद कई थ्योरियों को कमजोर कर चुकी थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली खोज अभी बाकी था। जब वैज्ञानिकों ने खोपड़ियों की जांच की तो उन्हें एक जैसा पैटर्न दिखाई दिया। कई खोपड़ियों पर गोल और गहरे घाव थे, लेकिन शरीर के दूसरे हिस्सों पर वैसे घाव नहीं थे। ये तलवार या तीर के घाव जैसे नहीं लग रहे थे। यह ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से कोई भारी गोल चीज तेज रफ्तार से गिरी हो। यहीं से जन्म हुआ इस केस की सबसे मशहूर वैज्ञानिक थ्योरी का, जायंट हेलस्ट्रॉम थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि समूह हिमालय में यात्रा कर रहा था और तभी अचानक भीषण ओलावृष्टि शुरू हो गई। लेकिन ये साधारण ओले नहीं थे। अनुमान लगाया गया कि कुछ ओले क्रिकेट बॉल के आकार तक के हो सकते थे। इतनी ऊंचाई से गिरने वाले बर्फ के विशाल गोले किसी भी इंसान को कुछ ही सेकंड में गंभीर रूप से घायल कर सकते थे, और अगर खुले पहाड़ पर छिपने की कोई जगह न हो तो बचना लगभग नामुमकिन था। दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय लोक कथाओं में भी सदियों से कहानी सुनाई जाती रही है, जिसमें कहा जाता है कि देवी नंदा अपने क्रोध में आसमान से लोहे जैसी कठोर ओले बरसाती है। हालांकि यह एक धार्मिक लोक कथा है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने खोपड़ियों पर मिले घाव का विश्लेषण किया तो उन्हें लगा कि भीषण ओलावृष्टि कम से कम कुछ कंकालों की मौत का एक संभावित कारण हो सकती है। कई वर्षों तक यह थ्योरी सबसे मजबूत मानी जाती रही, और फिर साल 2019 में एक नई डीएनए स्टडी सामने आई और उसने इस पूरी कहानी को एक बार फिर उलट कर रख दिया। वैज्ञानिकों ने रूप कुंड से मिले कई कंकालों का एंशिएंट डीएनए एनालिसिस किया, यानी प्राचीन डीएनए की वैज्ञानिक जांच। साथ ही रेडियो कार्बन डेटिंग भी किया गया और आइसोटोप एनालिसिस भी किया गया। उम्मीद थी कि रिपोर्ट पुरानी थ्योरी को मजबूत करेगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। रिपोर्ट में पता चला कि झील में मिले सभी लोग एक ही समय के नहीं थे। कुछ लोगों की मौत करीब 800 ईस्वी के आसपास हुई थी, लेकिन कुछ दूसरे कंकाल करीब 1800 ईस्वी के समय के निकले, यानी इन दोनों समूहों के बीच लगभग 1000 साल का अंतर था। यही खोज पूरे रहस्य का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन गया, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। डीएनए जांच में पता चला कि सभी लोग भारतीय मूल के नहीं थे। कुछ लोगों के डीएनए की बनावट भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी आज के ग्रीस और क्रेट के लोगों से मिलती जुलती थी। ये खोज इतनी असामान्य थी कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की इस दुर्गम झील तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोग आखिर कैसे पहुंचे? क्या वे यात्री थे,
शोधकर्ता थे, व्यापारी थे या किसी ऐसी यात्रा का हिस्सा जिसका इतिहास में कहीं जिक्र ही नहीं मिलता। इस नई डीएनए रिपोर्ट ने एक बात तो साफ कर दी, रूपकुंड में मिले सभी कंकाल एक ही दुर्घटना का परिणाम नहीं थे, बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग समूह किसी न किसी कारण इस झील तक पहुंचे थे। लेकिन यही खोज एक नया और कहीं बड़ा सवाल छोड़ गई। अगर ये लोग अलग अलग समय में यहाँ आए थे तो आखिर क्यों? ऐसी कौन सी वजह थी जो सदियों तक लोगों को इस खतरनाक बर्फीली झील तक खींच कर लाती रही? और क्या इन सभी की मौत का कारण एक जैसा था और हर समूह की कहानी पूरी तरह अलग थी? इस सवाल का जवाब हिमालय की एक बहुत पुरानी परंपराओं में छिपा हो सकता है। उत्तराखंड में सदियों से एक धार्मिक यात्रा निकाली जाती है जिसे नंदा देवी राज जात यात्रा कहा जाता है। इसे हिमालय की महाकुंभ यात्रा भी कहा जाता है। यह यात्रा लगभग हर 12 साल में निकाली जाती है और इसका रास्ता रूपकुंड के इलाके से गुजरता है। हजारों श्रद्धालु ऊंचे पहाड़ों, बर्फीली रास्तों और बेहद कठिन मौसम को पार करते हुए इस यात्रा में शामिल होते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि करीब 9वीं शताब्दी में मारे गए लोगों का संबंध किसी ऐसे ही धार्मिक यात्रा से हो सकता है। अगर ऐसा है तो भीषण ओलावृष्टि की थ्योरी कम से कम उस प्राचीन समूह के लिए संभावित लगती है। लेकिन समस्या फिर वही है। 2019 की डीएनए रिपोर्ट बताती है कि रूपकुंड में कुछ लोग करीब 1000 साल बाद भी पहुंचे थे और उनमें से कुछ की डीएनए भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मिलती थी। अब सवाल यह है कि वे लोग नंदा देवी की धार्मिक यात्रा में क्यों शामिल होंगे? अब तक ऐसा कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिला जो इस बात की पुष्टि कर सके। यही वजह है कि आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि रूपकुंड सिर्फ एक दुर्घटना की जगह नहीं था, बल्कि सदियों तक अलग अलग समूह किसी न किसी कारण इस मार्ग से गुजरते रहे हैं और अलग अलग समय में अलग अलग घटनाओं का शिकार हुए। लेकिन उन घटनाओं का इतिहास शायद समय के साथ हमेशा के लिए खो गया। यानी रूपकुंड सिर्फ एक स्केलेटन लेक नहीं है, यह मानव इतिहास की एक ऐसी पहेली है जिसके कुछ टुकड़े आज भी गायब हैं। और यहीं से रूपकुंड का रहस्य इतिहास से निकलकर मानव सभ्यता की सबसे अनसुलझी पहेलियों में शामिल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इस तरह की कहानी और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक और रहस्यमयी, एक और सच्ची घटनाओं के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।